ओके जी। तो चैप्टर चैप्टर वन हम लोगों ने इसका शुरू किया हुआ था, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, और दो बार ही हमने पढ़ लिया था। तीसरा आज जो है हम पार्ट पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। यहाँ से हमें करना है, थोड़ा सा बचा हुआ है वैसे, पर आई होप अभी ख़त्म हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि ख़त्म हो जाए। ओके अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है कि ऑब्वियसली इंटेलिजेंस जब भी आप देख रहे होते हो इंसान के अंदर, तो अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंसेस होती। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी पलक। सर पेज नंबर बता दो एक बार। वाह पलक, वाह, पेज नंबर 10 है पलक। ओके। ओके। तो आई थिंक ये मैंने शायद क्वेश्चन भी दिया था आपको टेस्ट में, जहाँ तक मुझे ध्यान, नहीं चैप्टर 7 का तो हुआ ही नहीं, ये कुछ और है। ठीक है, एनीवे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस ही बताता है, और इसमें बेसिकली इन्होंने बोला है इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर के बारे में बात करी गई है। 4 एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसे इन्होंने बोला है कि जैसे बायोलॉजिकली आपको कैसे इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, और एनवायरनमेंट का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, उन दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो कहते हैं इसमें इन्होंने हेरिडिटी दैट इज़ नेचर, और एनवायरनमेंट दैट इज नर्चर, दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। नेचर जो है वो हेरिडिटी है, नर्चर जो है वो आपका एनवायरनमेंट है। दो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसमें इन्होंने बोला कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस के बारे में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के ऊपर अगर हम लोग। तो यहाँ पे ट्विन्स एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर दो स्टडीज़ यहाँ पे करी गई है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आइडेंटिकल, अगर इंटेलिजेंसेस की हम लोग बात करते हैं तो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, और अगर इनको हम लोग इकट्ठे पाला पोस, मतलब इनका पालन पोषण इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो इनका जो इंटेलिजेंस है ऑलमोस्ट जो कोरिलेशन है वो 0.90 या फिर 90% तक इंटेलिजेंस आपको सेम नज़र आ रही होती है। फिर कहते हैं जो जो ट्विन्स बचपन में ही अलग हो जाते हैं, चाइल्डहुड में अलग हो जाते हैं, दे शो कंसिडरेबल सिमिलैरिटी, कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है उनके इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर उन्होंने बोला इंटेलिजेंस आइडेंटिकल ट्विन्स की अगर आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में उनको पालन पोषण कर रहे हो, उनका उनका जो है अप्रॉक्सीमेटली 72% या 0.72%, 0.72 कोरिलेशन उनका देखने को मिलता है। फ्रेटर्नल ट्विन्स मतलब ब्रदर्स अगर होंगे तो 0.60, ब्रदर्स एंड सिस्टर रियर टुगेदर 0.50, एंड सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट 0.25। इस तरीके से आपको इंटेलिजेंसेस नज़र आती है। तो ये कोरिलेशन है। ठीक है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी था पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। तो वो कोरिलेशन किस हद तक जाता है, पॉजिटिव 1 तक है, नेगेटिव -1 तक है, और ज़ीरो जो है ज़ीरो ही रहता है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया है। दूसरा लाइन ऑफ एविडेंस, ये तो ट्विन्स का था, दूसरा लाइन ऑफ एविडेंस जो है हमें देखने को मिलता है अडॉप्टेड चिल्ड्रन से, विच शो दैट चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस इज मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल रादर देन अडॉप्टिव पेरेंट्स। ठीक है, और जैसे क्या है मैं इसमें हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने शायद एक बागबान मूवी है वो देखी होगी, उसमें एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट था जिसमें क्या होता है कि सलमान खान होता है बड़ा छोटा सा, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करके, क्योंकि वो जूता पॉलिश कर रहा होता है, तो अमिताभ बच्चन को लगता है इसको मेरे को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि पढ़ना चाहता था, तो उसको बाहर भेजा गया, अच्छा खासा पढ़ाया, तो अच्छी खासी एजुकेशन उसने ली, और अच्छी खासी कंपनी में उसने काम करना शुरू कर दिया। तो इट हैपन्स बायोलॉजिकली डिफरेंट था, अडॉप्टिव होने के बाद फिर डिफरेंट हो गया इंटेलिजेंस। तो कहते हैं ज़्यादातर जो जो फैमिलीज़ अडॉप्ट करती है, अगर वो इंटेलेक्चुअली या इंटेलिजेंस या जो है उनका हाई होगा, इंटेलेक्चुअल उनका हाई होगा, तो बच्चे भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बोला हुआ है यहाँ पे। तो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रोल ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडीज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि चिल्ड्रन ग्रो इन देयर एज, देयर इंटेलिजेंस लेवल टेंड्स टू मूव क्लोजर टू दैट ऑफ देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स। चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज होम्स अडॉप्टेड इनटू फैमिलीज विद हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस exhibit a large increase in their intelligence scores, and there is evidence that environmental deprivation lowers intelligence while rich nutrition, good family background, quality schooling increases intelligence। तो अगर कोई बच्चा है, जैसे मैंने भी प्रैक्टिकली देखा था 98 99 98 की बात है, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था, तो उनके हम भी उनको बुआ जी बुलाते थे, तो उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था अनाथालय से, ऑर्फनेज से। ठीक है, और वहाँ से उसको अडॉप्ट किया, तो अच्छे मेरे सामने ही काफ़ी बड़ी हुई थी वो, तो अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि अच्छे तो रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स थे, नॉलेजेबल पेरेंट्स थे, तो किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी गई।
ठीक है, तो अगर आपको अडॉप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है तो बहुत अच्छे से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, अगर नहीं है तो बेकार हो जाएगा। एंड जनरल कंसेंसस हमें साइकोलॉजिस्ट के बीच में यही मिलता है कि इंटेलिजेंस जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी दैट इज नेचर एंड एनवायरनमेंट दैट इज नर्चर। हेरिडिटी कैन बी बेस्ड व्यूज एज समथिंग दैट सेट्स अ रेंज विद इन विच एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नेचर 4 and 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये यहाँ से कवर होता है। उसके बाद इन्होंने असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, पीछे इन्होंने पढ़ा ग्लोबल कैपेसिटी है, एक्ट रैशनली, पर्पसफुली, ऑब्जेक्टिव भी होता है हमारा। तो 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोरस साइमन ने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था फॉर्मली इंटेलिजेंस को मेजर करने का। 1908 में इस स्केल को जब रिवाइज किया गया तो उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा, जो कि एक इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू पीपल ऑफ हर एज ग्रुप। तो कई लोगों का होता है, जैसे आप लोगों में भी होगा ये देखने को, आपकी मेंटल एज ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, तो कम है तो ऑब्वियसली मेंटल एज शो करता है कि आप मेच्योर ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा आती है तो। और अगर कम आती है आपकी बायोलॉजिकल एज से या क्रोनोलॉजिकल एज से, यानी जितने साल के आप हो उससे कम, ठीक है, तो यानी आपका जो आपकी मैच्योरिटी या मेंटल एज कम आपको है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो कहते हैं मेंटल एज ऑफ 5 मीन्स दैट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट इक्वल्स द एवरेज परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 year old। क्रोनोलॉजिकल भी एज होती है, जो एक्चुअल एज है आपकी, जैसे आपकी 17-18 जो भी एज चल रही हो वो बायोलॉजिकल होती है। कहते हैं एक ब्राइट चाइल्ड होता है, अगर इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड चाइल्ड अच्छा होएगा, उसका जो मेंटल एज है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ डल चाइल्ड। MA इज़ बिलो द CA, हाँ, MA is more than heroic CA for a dull child. MA is below the CA. Retardation was defined by Binet and Simon as being two mental age years below the chronological age. And 1912 में इसको formally रिवाइज किया गया। विलियम स्टर्न थे, जर्मन साइकोलॉजी, इसने कॉन्सेप्ट दिया IQ का, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इससे हमें पता चल जाता है कि इंसान में कितना IQ है। तो IQ क्या बताता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। वो 100 मतलब एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना है, डेसिमल्स में ना आवे। तो MA अपॉन CA इंटू 100 कर दोगे तो MA निकालने का एक अपना तरीका होता है, पर हमें जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होता है, हमें MA चेंज नहीं करना होता। तो कहते हैं नंबर 100 इज यूज एज अ मल्टीप्लायर व्हेन द MA इक्वल्स द CA, IQ इक्वल्स 100। इफ MA इज मोर देन CA, IQ इज मोर देन 100। इफ IQ बिकम लेस देन 100, MA इज लेस देन CA। फॉर एग्जांपल 10 साल का अगर बच्चा है, उसका मेंटल एज 12 है, तो उसका MA जो है IQ जो है 120 आएगा। और किसी का MA अगर 7 है तो वो 7/10 करोगे तो वो कम हो जाएगा एक तरीके से, मतलब जो भी वहाँ पे दिया होगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, ये अंडरलाइन कर लेना, एवरेज IQ जो है पॉपुलेशन की 100 रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब ओवरऑल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके देखा होगा तो एवरेज IQ जो है 100 सबका आता है। तो मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, IQ इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ, अभी मैं बोल देता हूँ, कोई नहीं, दोबारा बोल देता हूँ, कोई नहीं, टेंशन ना लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है, आवाज़ देखना आ रही है? पहले से बेटर है? ओके, पहले से बेटर है तो फिर ठीक है। या तो IQ स्कोर्स को इन्होंने इन्होंने पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ज़्यादातर जो है लोग मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल करते हैं। मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में अगर फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि एवरेज जो IQ है वो 100 है। नीचे आप देखोगे तो IQ स्कोर्स को किस तरीके से डेवलप किया हुआ है, इन्होंने बेल शेप कर्व्ड है जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो शुरू में 0 से लेकर 100 तक, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, बॉर्डर लाइन, लो, एवरेज, ये इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। 100 के बाद जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाई एवरेज, सुपीरियर एवरेज, वेरी सुपीरियर लोग हो जाते हैं। तो एवरेज के राइट हैंड साइड वाले लोग, एवरेज के लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये भी अभी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा।
तो इसमें इन्होंने बोला कि ओनली अ फ्यू पीपल हैव वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द IQ स्कोर टेंड्स टू अप्रॉक्सीमेट अ बेल शेप कर्व। ये लिख लेना कि कौन सा कर्व ये शेप, कौन सा शेप लेता है कर्व। तो इसमें इन्होंने बोला है बेल शेप कर्व लेता है ये, और इसको हम लोग जो है नॉर्मल कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल है अराउंड द सेंट्रल वैल्यूज कॉल्ड द मीन, ठीक है। मीन मोड मीडियन निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमने मीन इस तरीके से निकाल रखा है। एवरेज IQ 100 एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन फिगर 1.2। तो नीचे इन्होंने बता रखा है, और इसका जो है बॉक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा बॉक्स, कि मीन IQ स्कोर जो है 100 है। People with IQ scores in the range of 90 to 110 have normal intelligence. Those with IQ below 70 are suspected to have intellectual disability, while persons with IQ above 130, 130 से जिनकी जो है इंटेलिजेंस ज़्यादा है, वो एक्सेप्शनल टैलेंट या इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बुलाते हैं उनको। दिशा बारिश हुई है तो हो सकता है इस वजह से हो रहा हो, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी कुछ करके देख लिया, पर सर अभी तो पलक ने लिखा है। नहीं, सर अभी तो पलक ने लिखा है। तुम्हारा नाम लिखा मैंने हुआ पहले है, हम लिखा था। तुम्हारा नाम लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद तो पलक ने लिखा है, मेरे को तो आवाज आ रही है सर उसके बाद। अच्छा, एक तो लड़ क्यों रहे हो दिशा? नहीं आ रही होगी, आ रही है ना तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है। और जो 70, मैंने यही बताया कि 70 से जो बिलो लोग हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहलाते हैं, और 130 एंड अबव वाले इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड या वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में आते हैं। ये बॉक्स इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे इसको याद रख लेना आप। फिर कहते हैं हर एक इंसान की सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, कई एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं, कई बिलो एवरेज होते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है तो दो एक्सट्रीम में लोग नज़र आ रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली एवरेज पॉपुलेशन हमारी 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो कहते हैं आप ये देखो बॉक्स देखोगे, बिलो 70 जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं वो भी 2.2% है, और वेरी सुपीरियर वाले जो लोग हैं वो भी 2.2% है, ठीक है। तो ये स्लाइटली इस तरीके का डेटा हमें देखने को मिलता है। एंड सिमिलर परसेंटेज है द पर्सन्स, नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो द पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, दोज इन द सेकंड ग्रुप आर टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, एंड दीज टू ग्रुप्स डिविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज हर एक इंसान में अब जो बिलो 70 है, पढ़ना लिखना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो लोग नहीं कर पाते कुछ हद तक, और जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है वो काफ़ी एक्सेप्शनल टैलेंट उनको हर एक एरियाज़ में देखने को मिल रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि इंटेलिजेंस की वेरिएशन है। सबसे पहले इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ोगे तो बीच में देखो इटैलिक्स में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी की डेफिनेशन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, मार्क कर लीजिएगा, 1 और 2 मार्कर है। सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कॉन्करेंटली विद डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है इनकी, और भी काफ़ी सारे डेफिसिट इसके साथ साथ आपके सामने आ रहे होते हैं, एंड ये ज़्यादातर आपकी डेवलपमेंटल पीरियड में आपको नज़र आते हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट, in order to be judged as intellectually disabled, a person must show significantly sub-average intellectual functioning, that is कहते हैं person having IQ below 70 are just to have sub-average intelligence. Second, इनका जो है deficit adaptive behavior में देखने को मिलता है। Adaptive behavior refers to a person capacity to be independent and deal effectively with one's environment. तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हो तो ऑब्वियसली टेस्टिंग वेस्टिंग करी जाएगी तो दिक्कत आएगी आपको। एंड थर्ड इन्होंने बोला कि इनको डेफिसिट 0 से 18 साल की एज में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको कई तरीके के डेफिसिट नज़र आ रहे हैं तो आप ये मान सकते हो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ में। एंड इंडिविजुअल्स को इसी तरीके से कैटेगराइज किया है। आगे थोड़ा सा इसको छोड़ के आगे बढ़ते हो तो देखो लिखा हुआ है, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट मीन IQ स्कोर इन द पॉपुलेशन इज़ 100, बट अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है बाई चांस तो उसकी भी सर्टेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। बिलो 70 अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो कहते हैं 55 to 70 वाले लोग माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, मॉडरेट 35 से लेकर 55 वाले लोग मॉडरेट है, 20 से लेकर 40 वाले सीवियर है, और 20 से 25 जो चले जाते हैं वो प्रोफाइंड है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने लिखा हुआ है कि माइल्ड डिसेबिलिटी इज टिपिकली स्लोअर दैन देयर पीयर्स, दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली, होल्ड जॉब्स एंड फैमिली। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है
तो आराम से फैमिली अपने होल्ड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। डिसेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है तो इसमें आपका लैंग्वेज मोटर स्किल्स ख़राब हो जाती है, इनको सेल्फ ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कम्युनिकेशन सोशल स्किल ख़राब हो जाता है। मॉडरेट वाले में और ज़्यादा सुपरविजन आपको करना पड़ता है, और प्रोफाउंड वाले में बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते, लाइक कई बार बेड रिडन हो जाते हैं, कांस्टेंट चेक रखना पड़ता है इन लोगों के ऊपर, और काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे मेरे एक अंकल थे, नोन थे, तो डिसेबल्ड ही बच्चा हुआ था, छोटा था, तो बोल नहीं पाता था, आंखें सही नहीं थी, हाथ पैर टेढ़े थे, चल नहीं पाता था, और काफ़ी उम्र हो रही थी धीरे धीरे, पर एट द सर्टेन क्योंकि बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो बहुत प्रोफाउंड में ही था वो, और ओवरऑल भी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं थी। तो अब एक पॉइंट आया, मतलब हो गए इस बात को 7-8 साल, उनकी उस बच्चे की डेथ ही हो गई थी, ठीक है, उसकी डेथ ही हो गई क्योंकि सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये भी एक देखने को मिलता है, ठीक है जी। फिर डेफिशिएंसी के साथ साथ जो डेफिशिएंसी वाला अरीना है उसमें आपको जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है, और जो कैटेगरी है उसके ऊपर ध्यान देना है बस। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस फिर काफ़ी सारा है इसमें, तो गिफ्टेडनेस वो कैटेगरी है, इसमें इन्होंने बोला था कि लुई टर्मन ने 1925 में 1500 बच्चों को पढ़ा जिसका IQ 130 एंड अबव था, और उन्होंने देखा कि कैसे इंटेलिजेंस जो है आपके ऑक्यूपेशनल सक्सेस और लाइफ एडजस्टमेंट कर पाता है। ऑल्दो हम क्या यूज़ करते हैं, टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस, ये ज़्यादातर इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट दीज टू टर्म्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। गिफ्टेडनेस क्या हो जाती है, एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। तो अगर हम लोग बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड है, तो बहुत सारे एरियाज में उसकी जो है एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज़ होंगी। और टैलेंट जो है वो नैरोअर है, टैलेंट जो है आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में दिख रहा होता है, जैसे स्पिरिचुअल, सोशल, कोई भी हो सकता है ना, एस्थेटिक, डांस, म्यूज़िक, कुछ भी सकता है। इसलिए हाईली टैलेंटेड लोगों को, बच्चों को प्रोडिजीज बोला जाता है। एंड इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट गिफ्टेडनेस फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। 2019 के पेपर में पहली बार ये क्वेश्चन कवर हुआ था कि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उसमें क्या कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, हाई, या तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो इसको आपको अलग से ही करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फीचर्स पे आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गिफ्टेडनेस और टैलेंट में आपका फ़र्क क्या है, ठीक है जी। और ये भी लाइन मार्क कर लीजिएगा, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। अब कहते हैं गिफ्टेड बच्चे जो हैं अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी शो कर रहे होते हैं, इन्फेंसी चाइल्डहुड में भी लार्जर अटेंशन स्पैन होता है इनका, रिकॉग्निशन मेमोरी अच्छी होती है, नयापन इनको बहुत रेगुलरली चाहिए होता है, एंड एनवायरमेंटल चेंजेस से बड़े सेंसिटिव होते हैं। और गिफ्टेडनेस और ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है अगर उसको हम इक्वेट करके चलते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारे तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो अकेडमिकली बंदा ब्रिलियंट होगा, तो क्या पता गिफ्टेड ना हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गिफ्टेड ना हो तो ये चीज़ बोली जाती है। जैसे कई बार पूनम मैम को जो है स्कूल में गिफ्टेड बोल देते थे क्योंकि काफ़ी एरियाज़ में उनकी सुपीरियरिटी दिख रही होती थी, तो मुझे भी कभी कभी अभी भी बोल दिया जाता है, पहले भी, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ में हम कर रहे होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप लोग भी होंगे, आपकी लाइफ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, बट वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो होता है कई सारी एबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं एथलीट्स हु शो सुपीरियर साइकोमोटर एबिलिटी आर आल्सो गिफ्टेड, ईच गिफ्टेड स्टूडेंट पोजेस डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। इसमें इन्होंने गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय गिफ्टेडनेस, ठीक है, या हु इज़ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है टोटल ये वाला। तो कहते हैं इनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत एडवांस होती है, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इनका होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है, जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन बहुत आराम से कर पाते हैं, ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद होता है इनका, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग होती है इनकी, ठीक है, अलग से चलते हैं, अपने किसी से जो है किसी की बात को नहीं सुनते, खुद अपने डिसीजन अच्छे से लेकर आगे बढ़ते हैं, एंड प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बच्चे मतलब अकेले बैठ के जेल में पढ़ते रहते हैं। आप भी पढ़ो, आप भी जो है गिफ्टेड बच्चे हो जाओगे,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं. बट ये कहते हैं परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट इज नॉट द ओनली मेजर फॉर आइडेंटिफाइंग द गिफ्टेड. मैनी अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टीचर्स जजमेंट, स्कूल अचीवमेंट रिकॉर्ड, पेरेंट इंटरव्यू, peers self can be used in combination with intellectual assessment. To reach their full potential, gifted children require special attention and different educational programs beyond those provided to normal children in regular classroom. ठीक है, तो वैसे तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी किया जाता है, पर गिफ्टेड बच्चे कर लेते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस वाले बच्चों के बारे में. ठीक है जी, तो ये पोर्शन भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. और इसमें लास्ट जाते जाते इन भाई साहब ने यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बताया है. इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट और कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया. तो ये हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है. 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है. इंडिविजुअल टेस्ट क्या शो करता है, 1-to-1 बेसिस पे. ग्रुप जो है 1 to ग्रुप बेसिस पे होता है. इंडिविजुअल में जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि 1 person पे है, ग्रुप वाला बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हो. इंडिविजुअल टेस्ट जो है आपको रैपो बनाना पड़ता है सामने वाले के जो है टेस्ट के हिसाब से, अपनी उसकी मूड्स, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस को देखते हुए. ग्रुप टेस्ट में कोई भी ऐसा जो है फीलिंग आपको नज़र नहीं आती. इंडिविजुअल टेस्ट जो है आप उसमें ओरली और रिटन में लिख सकते हो. ग्रुप टेस्ट जो है ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट है, या जो इंस्ट्रक्शंस आई होगी उस हिसाब से करा जा सकता है. फिर उन्होंने बोला वर्बल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट होता है. इंटेलिजेंस टेस्ट कह सकते हैं, फुली वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस भी हो सकते हैं. 3 तरीके के हो जाते हैं. तो कहते हैं मिक्स, कई बार मिक्स कैटेगरी भी आ जाती है. कहते हैं वर्बल टेस्ट में वर्बल रिस्पॉन्स देने हैं, या तो रिटन, या तो ओरली या फिर रिटन. वैसे वर्बल में ओरली होता है, जैसे वाइवा आपके स्कूल्स में हो रहे होते हैं. और वर्बल टेस्ट हम लोग लिटरेट बंदे के ऊपर ही कर सकते हैं, बिकॉज अब जैसे किसी से पूछा जाएगा बात को, उसको भी पता होगा, तभी हम लोग ये कर सकते हैं. नॉन वर्बल टेस्ट जो है, जैसे रेवंस प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस टेस्ट है, ये नॉन वर्बल टेस्ट का पार्ट है. इसमें एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, लाइक अ पजल. एक पैटर्न में से एक जो है कुछ गायब है, और उस पीस को हमें वहाँ पे फिट करना है. एज यू कैन सी कि 4th यहाँ पे है. तो ये RSPM में ऐसे ही किया जाता है. और परफॉर्मेंस टेस्ट में आप मैनिपुलेट करते हो ऑब्जेक्ट्स, अदर मटीरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क. रिटन लैंग्वेज यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट contains number of wooden blocks. The subject is to arrange the block within a time period to produce a given design. ठीक है, तो उसको कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन में बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, उसको दिखाया जाता है जो है 4-4, 5-5 सेकंड के ड्यूरेशन पे, और उसको देख के आपको फटाफट फॉर्म करना होता है. 4 ट्रायल्स होते हैं. अगर 4 ट्रायल्स में आप नहीं कर पाते तो कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट में आप फेल हो जाते हो. ठीक है, क्योंकि मैंने किया हुआ है साया मास्टर्स में अपने, तो ये याद है मुझे. सो मेजर एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज दैट दे कैन ईजिली बी एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन्स फॉर डिफरेंट कल्चर. तो ये कहीं पे भी कर सकते हो, बिकॉज परफॉर्मेंस टेस्ट है. परफॉर्मेंस टेस्ट कल्चर फेयर टेस्ट है. कल्चर फेयर क्योंकि अब आगे आ रहा है. कल्चर फेयर टेस्ट कौन से हो जाते हैं, जो हर कल्चर में आप इसको जो है टेस्ट कर पाओगे. कल्चर बायस क्या होगा, जो एक कल्चर के अंदर तो सही है, दूसरे कल्चर के अंदर नहीं पढ़ा जाएगा. ठीक है, अब जैसे कहीं जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत पैसा है, प्रॉफिटियरिंग है, और अच्छे खासे रिच लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग गरीबी का टेस्ट शायद ना ले पाए, या वहाँ पे जो है डेप्रीवेशन का टेस्ट हम लोग ना ले पाए किसी चीज़ पे. बट जैसे इंडियन सोसाइटी हमारी है, एशियन में कई जगह कंट्रीज़ ऐसी है, तो वहाँ पे आप जो है इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं. तो इन्होंने लिखा हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट कल्चर फेयर बायस्ड हो सकते हैं. कई इंटेलिजेंस टेस्ट बायस होते हैं कल्चर में. टेस्ट जो कि अमेरिका या यूरोप में डेवलप होता है, अर्बन और मिडिल क्लास कल्चर एथोस दिखाता है. Hence, educated middle class white subjects generally perform well on those subjects. ठीक है, white subjects लिखा हुआ है, वाह वाह क्या बात है. And the items do not respect the cultural perspectives of Asia and Africa. The norms for these tests are also drawn from Western cultural groups. And it is nearly impossible to design a test that can be applied equally meaningfully in all cultures. Psychologists have tried to develop the tests that are culture fair or culturally appropriate. One that does not discriminate against individual belonging to different culture. In such that items are constructed in manner that they assess experience common to all cultures, or have questions in which language use is not required. Non-verbal and performance tests help reduce a culture bias usually associated with verbal tests. तो verbal test में culture bias हो जाता है. Non-verbal और ये वाला जो टेस्ट है कल्चर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें थोड़ा सा आपको फिर भी ईजी यहाँ पे रहता है. तो ये इन्होंने बोला.
इसके बाद इन्होंने जो है इंटेलिजेंट टेस्टिंग इन इंडिया के काफ़ी सारे सम टेस्ट डेवलप इन इंडिया के कुछ एग्जांपल दिए हुए, ये बोर्ड्स में कभी नहीं आया है, आप सिर्फ रीड कर लेना, कभी नहीं आया आज तक, तो सिर्फ रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेना आप इसको बस, ठीक है जी। और इसके बाद जो है कल्चर एंड इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती। सबसे पहले इसी पेज पे रहोगे आप, कल्चर एंड इंटेलिजेंस के सेकंड पैराग्राफ देखो, 2 लाइन लिखी हुई है इसी पेज पे 15 पे, इसमें कल्चर की डेफिनेशन है। कल्चर क्या है ये मार्क कर लीजिएगा, 1 and 2 मार्कर है। इट इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम, बिलीफ, एटीट्यूड, अचीवमेंट इन आर्ट्स एंड लिटरेचर, ठीक है। आपके कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, अचीवमेंट या वैसे भी आर्ट एंड लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कल्चर में बोला जाता है। एंड अ पर्सन इंटेलिजेंस लाइकली टू बी ट्यून बाय दिस कल्चरल पैरामीटर्स, बिकॉज जिस कल्चर में आप रहते हो उसके हिसाब से आपका जो एडजस्टमेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके इसमें थोड़े बहुत इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि ऑफ नो यूज़। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, 3-4 लाइनें 5 लाइनें छोड़ोगे तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, स्टर्नबर्ग्स नोशन of contextual और practical intelligence implies that intelligence is a product of culture। ये मार्क कर लेना, ये 1 मार्कर आया हुआ है आपके बोर्ड में, ठीक है। स्टर्नबर्ग्स लिखा हुआ है 5-6 लाइन छोड़ के, पेज नंबर 16 पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैराग्राफ चल रहा है ऊपर से, स्टर्नबर्ग्स नोशन ऑफ contextual और practical intelligence implies that intelligence is a product of culture, ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मार्कर ये आई हुई है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ के बारे में बात यहाँ पे करी जा रही है। जैसे अब मतलब यहाँ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डेफिनेशन डिफरेंट है, पर जैसे आज भी हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ क्या है, यहाँ पे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, जैसे उनका पालन पोषण जो है ऐसे किया जाता है जहाँ पे वो जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, स्पीड के ऊपर बात करी जाती है, मूव्स के ऊपर बात करी जाती है, मेंटल मैनिपुलेशन के बारे में बात करी जाती है। ये जो सोसाइटी है ये इस टाइप के बिहेवियर को जो है प्रमोट करती है, विच कैन बी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। और इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये पूरा लिखना होता है, 2 मार्कर 1 मार्कर। इन दीज सोसाइटीज़ पर्सनस आर वेल वर्स्ड इन स्किल्स ऑफ अटेंशन, अटेंशन बहुत अच्छा होएगा, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड, एंड ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न कल्चर्स लुक प्रिसाइजली फॉर दीज स्किल्स एंड इंडिविजुअल। तो टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस अगर आप वेस्टर्न कल्चर में आपकी टेस्टिंग होती है इस चीज़ के ऊपर अगर हो तो आपको हायरिंग के चांसेस, आपके काम करने के या आपको रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है एशियन अफ्रीकन सोसाइटी में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करी जाती। क्वालिटी एंड स्किल्स रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट एक्शंस इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स आर शार्पली डिफरेंट। दो The boundaries are gradually vanishing under the influence of Western culture because Western culture अब हर जगह पहुँच गया है तो थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। In addition to the cognitive component that is very specific to the individual, the non-Western culture looks for skills to relate to others in the society. Some non-Western societies value self-reflection and collectivistic orientation as opposed to personal achievement and individualistic orientation. ठीक है, तो ये चीज़ करी जाती है नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में, सेल्फ रिफ्लेक्ट करा जाए एंड कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, जिसलिए जॉइंट फैमिली का कल्चर थोड़ा सा हमारे यहाँ पे रहता है कि सबको लेके चलो, सबका साथ चलो, सबका साथ सबका विकास, ठीक है जी। और एज अपोज टू पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन जो कि वेस्टर्न कल्चर में आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इसमें से 1-2 चीज़ें करनी थी, वही इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। एंड इंटेलिजेंस, लास्ट जो टॉपिक है इंटेलिजेंस का वो है इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ पे इन्होंने जो है ये बात करी है कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के अलावा एक जो है इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो है इंटीग्रल इंटेलिजेंस, जो कि एम्फसाइज करता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट। वैसे आता नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये बोर्ड्स में नहीं आया हुआ कभी। इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि नीचे है, कहते हैं इंडियन थिंकर्स व्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओवरऑल देखा जाता है वेयर इक्वल अटेंशन इज पेड टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन। और इस चीज़ को जैसे एक्सप्लेन करेंगे, संस्कृत में एक वर्ड है बुद्धि, विच इज़ often used to represent intelligence is far more pervasive in scope than the western concept of intelligence, because intelligence तो बाद में आया, पुराने टाइम पे जो लोग बाबा जी, महाराज जी, ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट हिंदुज़म कॉन्सेप्ट में तो वहाँ पे बुद्धिजीवी, बुद्धिमत्ता, काफ़ी सारे जो है बुद्धि के एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिए हुए। तो बुद्धि अकॉर्डिंग टू JP दास include such skills as mental effort, determined action, feelings and opinion along with cognitive components such as knowledge, discrimination, understanding, among other things. Buddhi is the knowledge of one's own self based on conscience, will and desire. Thus, the notion of buddhi has affective and motivational concept. तो बुद्धि है तो आप फीलिंग्स आ रही हैं तो अफेक्ट होगे,
और अब फीलिंग्स हो रही है, अफेक्ट हो गए, तो आपको जो है मोटिवेशन भी आएगी, ठीक है, चीज़ चली जाएगी। अब ये चलता रहे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी हमारे जैसे ना जहाँ जिस सोसाइटी में जहाँ रह रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारी गली में तीन अच्छे खासे हरे भरे पेड़ रहते हैं, पेड़ हैं। तो उसमें पिछले साल ऐसे क्या हुआ, पिछले साल सर्दियों के टाइम पे वो पेड़ काट दिए गए। अब जैसे क्या था, मेरा एनजीओ था और लोगों ने भी वहाँ पे देखा, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि तीनों के तीनों पेड़ काट दिए। अब वो पेड़ काट दिए, मुझे तो एक इंस्टेंस में देख के ये लगा कि कि पेड़ उगेंगे नहीं, पर वो पेड़ रीजनरेट हो गए थे, अब फिर अच्छे खासे हरे भरे हो गए थे, ठीक है, टिल द टाइम कि अभी 2 दिन पहले फिर उसकी सफाई कर दी उन्होंने, नीचे से गंजा कर दिया, ठीक है, मशरूम कट कर दिया उन्होंने उसका। तो वही मैंने देखा, मतलब मैंने यही सोचा कि ना लोगों को ना बस मतलब अब उस टाइम सर्दियों में धूप चाहिए थी, ठीक है, तो पेड़ कटवा दिया। अब गर्मियाँ हैं, लोगों को ठंडक चाहिए, तो उसके बावजूद भी आप पेड़ कटवा रहे हो, पता नहीं क्या लॉजिक आ जाता है। और पेड़ है, लोग तो बोलते ही हैं। तो मेरे को ऐसे मन में आ रहा है, जैसे ना अपना दिमागी यूज़ किया, तो बुद्धि का एग्जाम्पल है। तो मैंने सोचा कि ना ये बोलूँगा भी, और मैं थोड़ा सा कैंपेन अपनी सोसाइटी में चलाऊँ जहाँ मैं ब्लॉक में रहता हूँ, कि ना कहते हैं कि पेड़ थे तो काट दिए गए, ठीक है, और हम तो फिर दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे, है ना। कम से कम पेड़ में तो कैपेसिटी है, अगर कोई इंसान होता उसको काट दिया जाता तो तड़प तड़प के मर गया होता अभी तक, ठीक है। तो मेरे मन में बार बार 2 दिन से ये बात आई जा रही है, क्योंकि देख के ना गुस्सा आ रहा होता है। एक तो वैसे ही लोग पेड़ को टिकने नहीं देते, और दूसरी बात इसको छटाई हो रही है जी, ये हो रहा है, और कितना टाइम लेता है पेड़ अपने आप को रीग्रो करने में। तो मैं सोचा पेड़ थे तो कट कर गए, क्योंकि पता है रीजनरेट हो जाएंगे, दोबारा ग्रो हो जाएंगे। पर अगर कोई इंसान को किसी को काट दिया जाए तो पता चलेगा, ठीक है, कि वो कैसे रीजनरेट होगा, तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एनीवे चलता रहता है। तो वेस्टर्न व्यूज इन्होंने बोला विच प्राइमरली फोकस ऑन कॉग्निटिव पैरामीटर्स। तो ये कहते हैं इंडियन ट्रेडिशन में जो इंटेलिजेंस है, 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो सबसे पहले उन्होंने कॉग्निटिव कैपेसिटी के बारे में बात करी, दूसरी सोशल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, देन एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, ठीक है। सो कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या कहती है, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दिमाग चल रहा है तो सेंसिटिविटी, कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप करते हो। सोशल कॉम्पिटेंस में आप सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हो, कमिटमेंट टू एल्डर्स है, यंग एंड नीडी, कंसर्न अबाउट अदर, रिकॉग्नाइजिंग अदर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। इमोशनल कॉम्पिटेंस में खुद को रेगुलेट करना, खुद के इमोशंस को ध्यान रखना, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन। एंड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस में कमिटमेंट, परसिस्टेंट, पेशेंस, चैलेंज, हार्ड वर्क, विजिलेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सब चीज़ें करी जाती है। एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसमैन में मिलता है, इमोशनल सब में होता है, सोशल भी सब में होता है, कॉग्निटिव भी ऑलमोस्ट सब में देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो हमारे पास 15 मिनट है, थोड़ा सा वन साइडेड ही चल रहा है, मैं आराम से आपसे पूछ लेता हूँ, सिर्फ 10 मिनट और दे दो, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ही बचे हैं हमें, ठीक है। सो काइंडली बी पेशेंट, आराम से सुनिए, धैर्य से सुनिए, हमें सुनिए, ठीक है जी। सो सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बहुत तरीके की इंटेलिजेंस होती है, और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी मैंने भी पीछे जो है वेबिनार अटेंड किया था रिलेशनशिप्स के ऊपर, आई वॉज अ स्पीकर ओवर देयर। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी किया था, मैं भी उसमें भी स्पीकर था, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉल्स आ जाती हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं कुछ इश्यूज़ के साथ, ठीक है। तो इमोशनल, अब कहते हैं इंटेलिजेंस, तो हम लोग ये देख रहे हैं जैसे बहुत एकेडमिक इंटेलिजेंस हो जाता है, और भी कल काफ़ी एरियाज़ में इंटेलिजेंस दिख रहा होता है। तो सिर्फ जो है एक एरिया में इंटेलिजेंस काम नहीं करता, कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहते हैं बहुत लोग सक्सेसफुल हुए, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका ज़ीरो है सक्सेस मैनेज नहीं कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका हाई है सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, सक्सेस कम भी रहेगी तो भी बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं लोग, ठीक है। तो आप ये देखते हो, जैसे मैंने बहुत नोट किया है, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है, लोग सर्वाइवल नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनफैक्ट अभी मैं वही देख रहा था कि ना पीछे टिकटॉक बड़ा हिट हुआ था, तो मैं भी टिकटॉक्स बनाता था, मैंने पहले भी बताया था। तो वहाँ पे ना एक जी टीवी पे एक सीरियल आता था, आई रिमेंबर, हम 5, सोनी पे भी आता था कोई एक सीरियल, उसमें एक लड़का आता था मुस्लिम लड़का था, और बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिला, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, कुछ नहीं। तो वो बेचारा सब्जियां बेच रहा था,
मतलब वो डेली वो अपने आप को एक सोशल बीइंग की तरह दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। वो सब्जियां बेचे जा रहा था, हर बार उसका मोस्ट ऑफ द टिकटॉक वो सब्जियां बेचने पे था। लोग उससे जा जा के जो है, काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे क्योंकि लोग उसको जानते भी थे। तो वही देख रहे थे कि कैसे जो है वक्त बदलता है क्या नहीं है, काम नहीं मिला, क्या नहीं मिला, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिल जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल स्फेयर डोमेन से थोड़ा सा बाहर हटके है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई एक्यूरेट अप्रेजल, खुद का अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशन को रेगुलेट करना, फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो जैसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बोल रहा था, तो एक बार पूनम मैम के ना कोई रिलेशन में, दूर रिलेशन में थे, तो उसने क्या हुआ, बहुत टाइम पहले की बात, उसने यूनिवर्सिटी टॉप करी, यूनिवर्सिटी टॉप, हरियाणा में यूनिवर्सिटी टॉप करी, पूरी हरियाणा यूनिवर्सिटी, और उसको प्रिंसिपल ने बुलाया, ऐसे ऐसे किया है। तो वो ना हंसते 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 इमोशनल है, हंसते हंसते बेचारा वो हंसते हंसते प्रिंसिपल की चेयर के सामने उसकी डेथ हो गई, मतलब लिटरली हंसते हंसते डेथ हो गई। तो वो एक फीलिंग साइड थी। अब नहीं पता कि क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया होगा शायद उसके लिए। ठीक है, कि मेरे पहली बार ऐसा कभी हुआ है, यूनिवर्सिटी टॉप हो रही है, तो बेचारे उसकी डेथ ही हो गई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस फीलिंग साइड ही है। अ गुड IQ अगर आपका है, गुड अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये सक्सेसफुल आप इससे नहीं हो सकते, ये इनफ नहीं है। ये हमने देखा है कि अकेडमिकली टैलेंटेड लोग होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, प्रॉब्लम है फैमिली में, वर्क प्लेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्या नहीं होता उसमें, उनमें सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। और ये जो कॉन्सेप्ट है सैल्वो एंड मेयर ने दिया था यहाँ पे, तो 2 डेफिनेशंस हैं, नीचे वाली सैल्वो या मेयर की इंपॉर्टेंट है, आती दोनों ही है वैसे। इसमें इन्होंने बोला था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जब आप अपने इमोशंस को मॉनिटर कर पाते हो, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कौन सा ये वाला है, कौन सा वो वाला है, और इसको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके गाइड कर पाते हो अपनी थिंकिंग एंड इमोशंस को, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाते हो। और इसके लिए जैसे इंटेलिजेंस में IQ था, इमोशनल क्वेश्चन में EQ है, इससे हमारे इमोशंस का हमें पता चल जाता है। एंड इन सिंपल टर्म्स इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए हुए हैं, ये मार्क कर लीजिए बॉक्स 1.2। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लेते हैं। और अब देखिए इसका इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लास्ट पैराग्राफ है, ये अभी पिछले सेशन के सैम्पल पेपर में ये आया हुआ था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर डीलिंग विद स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय स्ट्रेसेस एंड चैलेंज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो आई रिमेंबर, मुझे ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बिकॉज अर्लियर आई यूज टू स्टडी इन अ स्कूल जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो इन 1998 मैं सलमान पब्लिक स्कूल मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, 1998 की बात है, राजेंद्र नगर में। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे काउंसलर्स की ना अलग से क्लास होती थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि भैया ये क्लास है, क्या है। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, बिकॉज मैं बहुत शाय रहता था, किसी से इतनी बात नहीं करता था, बड़ा दबा हुआ रहता था, कुछ भी कुछ कह दे, मार दे, पीट दे, मतलब बहुत लोग ने बुली भी किया है मुझे इस तरीके से। तो मैं उनके पास जाता था, मैं ना ये सब कुछ ना कुछ बात करता रहता था। और मेरा मेन जो वजह से मेन प्रॉब्लम मेरा क्या था, थोड़ा सा अफेक्शन की कमी रहती थी। मदर जैसे मेरी पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और फादर बिजी थे, तो कभी इतना ज़्यादा प्यार व्यार इतना मेरे को जो महसूस हुआ, तो मेरे हमेशा मेरा ना ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा, लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा रहा। तो मैं उससे ये सब बातें किया करता था, क्यों है क्या नहीं, तो वो मुझे एक्सप्लेन करा करती थी एक हद तक। फिर स्कूल ही छोड़ दिया, फिर वो लेटर ऑन। अब जो है ये फिर देखिए जी, हम यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एट द सेम टाइम आज मैं ये चीज़ें कर रहा होता हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इन सब चीज़ों पे बहुत चीज़ें लोगों को देखा कि कैसे अकेडमिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट बैकग्राउंड में चीज़ें कुछ और चल रही होती है। और मैंने बहुत बच्चों को ऐसा नोट किया है। इनफैक्ट चैतन्य जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसके 2 बच्चे थे, बड़े नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, बड़े प्रॉब्लमेटिक थे, और टेस्ट वेस्ट ऐसे ही चल रहा होता तो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि फैमिली जो है, फैमिली इश्यूज़ बहुत बड़े चढ़े हुए थे। एंड मैंने मतलब मैं उनके घर भी गया था, 4 घंटे सॉल्यूशन निकालने में लग गए थे एक जने के, तो पर उसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, बिकॉज वही है, बचपन से चला आ रहा है, तो चलते चलते वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। तो आजकल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है, तभी आप एक लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं। और इनफैक्ट आजकल स्टूडेंट भी जो है बढ़ चढ़ के, स्कूल में तो ये बात शायद नहीं हो पाती हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक सेकेंड,
तो मुझे लगता है शायद मेरा एक रोल छोटा सा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो मैं इनकी हेल्प करता हूँ। तो प्रोग्राम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट, जो कि मैंने बात बोली। दे encourage cooperative behavior, reduce their anti-social activities. These programs are very useful in preparing students to face the challenges of life outside the classroom. तो बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली कि आप सिर्फ टीचर्स नहीं हो, टीचर से कहीं बढ़कर हो, जस्ट टू टेल यू, ठीक है, इस तरीके से। तो वही हो जाता है कि ना कई एरियाज़ में जब हम जो बच्चे हमारी लाइफ में रहे हैं थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। इनफैक्ट मैंने अभी पीछे भी मैंने टेस्ट लेना था एक संडे को, शायद याद भी होगा, तो उस टाइम पे 1 मार्कर का जो टेस्ट था, उस टाइम पे मेरी एक स्टूडेंट थी 2016 की, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और उसी की इशू की एक्चुअली कंप्लेंट करानी थी। तो उसकी मदर का एक्चुअली एक दिन पहले ही 1 बजे रात को फ़ोन आया, आई वाज अवेक एट दैट टाइम, ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो गए। उनके साथ गया, फिर सारे जो है प्रॉब्लम जो एरियाज़ थे उसके डिस्कस किया गया, फिर पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो जो सलाह वाला लेनी थी वो हो गई। तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प किया जाता है। तो वो इशू काफ़ी टाइम से चल रहा था और अब थोड़ा सा बढ़ चढ़ गया था, तो इसलिए मेरे से जो बन पाया मैंने किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो ये आपको 3 मार्कर वहाँ पे पूछा हुआ था क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये एक्सप्लेन आपको करना होगा। और आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगर देख रहे हैं स्पेशल एबिलिटीज़ का, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो इकट्ठे आ जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सारे आपको याद करने हैं। परसीव इन बी सेंसिटिव टू, आपकी अपनी फीलिंग्स एंड इमोशन, दूसरों के इमोशंस, उनके बॉडी पैटर्न, लैंग्वेज, टोन, वॉइस को आप जो है ध्यान में रखेंगे। फिर अपने इमोशंस को ढंग से समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग में जो है या फिर आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। आपका खुद को आपको पता होता है आपके इमोशंस कितने ज़्यादा इंटेंस है, किस नेचर के हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। एंड अपने इमोशंस को आप कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रहे होते हो, क्योंकि आपको खुद भी जो है हारमोनियस एंड पीसफुल रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में इसमें दिया हुआ है, इसमें से कुछ नहीं आता है, आप इसको छोड़ देना बिल्कुल कम्प्लीटली। क्रिएटिविटी का एक जो है आगे आप देखोगे 18 पेज पे काफ़ी सारा क्रिएटिविटी का कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और सीधा आप आ जाओ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पे। ये 6 मार्कर का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी इससे पहले हम लोग मार्क करें तो आप ये देखिए, क्रिएटिविटी जो है पेज नंबर 21 पे आपको दिया हुआ है डेफिनेशन क्रिएटिविटी की क्या है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। व्हाट डू मीन बाय क्रिएटिविटी? तो व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट आर नया, appropriate and useful. Certain level of intelligence is necessary to be creative, but a high level of intelligence however does not ensure that a person would certainly be creative, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है कि हाउ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज लिंक्ड। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहते हैं इंपॉर्टेंट डिबेट है क्रिएटिविटी के ऊपर कि हाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। कहते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, सुनीता जो है उसकी उनकी क्लास टीचर जो है उसको एक्सलेंट स्टूडेंट मानती है, वो अपना काम टाइम पे करती है, हाईएस्ट स्कोर लेकर आती है, इंस्ट्रक्शन सुनती है, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाती है, आंसर्स वांसर्स सारी चीज़ें, आइडियाज़ उसके अच्छे होते हैं। और रीटा जो है अदर स्टूडेंट है, वो एवरेज है, हाई ग्रेड्स नहीं लाती, खुद पढ़ने की कोशिश करती है, घर पे जो है काफ़ी काम जो है वो इनिशिएट करती है, इनोवेटिव तरीके से कर लेती है एंड नए नए आइडियाज़ भी लेके आती है वो भी। द फॉर्मर इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट, ऊपर वाले, and the latter is more creative. Thus a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately may be considered intelligent more than creative unless he or she devises new ways of learning and doing, ठीक है। तो ये चीज़ अब जैसे क्या है, हम लोग ये क्या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, ऑनलाइन हो गया, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आ गई, हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लिबरल होके चल रहे हैं। अब वो जैसे अब क्या है, बायजूस फाइजूस ये सब आया हुआ है, फ्लिप लर्न, बायजूस, टॉपर, अजीब अजीब से जैसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, मतलब रियल लाइफ चीज़ें दिखा रहे होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ में वो नहीं कर पाए, कॉमर्स एंड उसमें ही है ज़्यादातर, तो उसमें क्या है वो क्रिएटिविटी है वहाँ पे। तो इंटेलिजेंस विद क्रिएटिविटी दोनों चीज़ें। तो लुई टर्मन ने, एग्जाम्पल की ज़रूरत आपको पड़ती है, आपको लगता है एग्जाम्पल लिखना है लिख दीजिए, वैसे इसके नोट्स पूरे बने हुए हैं तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगा।
लुई टर्मन ने 1920s में देखा कि जिन लोगों के आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते, जो जिनका आईक्यू ज़्यादा होगा उनका क्रिएटिव ज़्यादा वो नहीं होंगे, पर ऐसा होता भी होता है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा होता है। एट द सेम टाइम क्रिएटिव आइडियाज़ उन लोगों से आ सकते हैं जिनका हाई आईक्यू नहीं होता है। बाकी रिसर्चर्स ने ये देखा कि दैट नॉट इवन वन ऑफ दोज आइडेंटिफाई एज गिफ्टेड फॉलोड अप थ्रू देयर एडल्ट लाइफ हैड बिकम वेल नोन फॉर क्रिएटिविटी इन समथिंग। किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिली। एंड रिसर्चर ने ऑल्सो फाउंड दैट बोथ हाई एंड लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी फाउंड इन हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस हाई लेवल का एवरेज बच्चों में, ठीक है, और इंटेलेक्चुअली अच्छे बच्चों में लो एवरेज जो है मिल सकता है आपको। द सेम पर्सन दिस कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी द इंटेलिजेंस वंस इन द कन्वेंशनल सेंस मस्ट बी क्रिएटिव। इंटेलिजेंस देयरफॉर बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी। तो अगर आप इंटेलिजेंस है तो उसका मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव होंगे, और अगर आप क्रिएटिव है तो ज़रूरी नहीं है आप इंटेलिजेंस होंगे। बट कहते हैं थोड़ा बहुत क्रिएटिव होने के लिए, थोड़ा बहुत क्रिएटिव होने के लिए इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है, बिकॉज क्रिएटिविटी तभी दिखा पाओगे आप जब आप थोड़े बहुत इंटेलिजेंट अगर होते हो। तो रिसर्चर्स ने ये देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। All creative acts require some minimum ability to acquire knowledge and capacity to comprehend, retain, and retrieve. Creative writers, they need facility in dealing with the language. Artists must understand the effect it will be produced by the technique of painting. A scientist must be able to reason and judge. Hence, a certain level of intelligence required for creativity, but beyond that, intelligence does not correlate well with creativity. ठीक है, तो एक हद तक ही चाहिए होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्रिएटिविटी जो है फॉर्म्स एंड ब्लेंड्स ले सकते हैं। कई लोगों के इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स जो है ज़्यादा हो सकते हैं, कई लोगों के जो है क्रिएटिव एट्रीब्यूट ज़्यादा हो सकते हैं। बट व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन यू मे लाइक टू डिस्कस। तो कहते हैं इसके लिए क्रिएटिविटी को पता करने के लिए क्रिएटिव टेस्ट बने जो कि असेस करता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी इन कंट्रास्ट टू इंटेलिजेंस। और इसमें नीचे इन्होंने लिखा हुआ है इसके फीचर क्या है। क्रिएटिविटी के ओपन एंडेड होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में आप सोच सकते हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकते हो, कोई स्पेसिफाइड आंसर नहीं होता है, फ्रीडम होती है, जितना ज़्यादा क्रिएटिवली इमेजिनेटिवली आप एक्सप्रेस कर सकते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग का हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे। ऑफ ट्रैक, ऑफ बीट होके आप कुछ चीज़ें सीख रहे होते हो, नए कॉन्टेक्स्ट में सीखते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्रिएटिविटी हमारी एक्सपैंड या एक्सटेंड जो है अच्छी हो जाती है। और इसके लिए क्रिएटिविटी टेस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए हुए हैं, लास्ट में बिल्कुल। गिलफोर्ड, टोरेंस, खटैना, वॉलिश, कोगन, परमेश, बकेर, मेहंदी, पासी, इन लोगों ने जो है क्रिएटिव टेस्ट दिए थे, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया हमारा। और लास्ट का टॉपिक ये क्रिएटिविटी इलेक्ट्रो इंटेलिजेंस था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब जितना हमने कर लिया, अभी है हमारे पास 3-4 मिनट, जितना हमने कर लिया इसमें से किसी को कुछ पूछना है, सबको क्लियर है, कोई डाउट? वीडियो रिकॉर्ड हो गई है पैरेलली, किसी का भी कोई डाउट है? चैतन्य तुम्हारा क्लियर है, पहले तुम बता दो। सर मेरा इसी वाले लाइक जो आपने अभी करवाया है उसमें भी डाउट। हाँ जी पूछो। तो लाइक आपने लाइक क्रिएटिविटी वाला जो कहा, तो इसमें से ये कंक्लूड करा जा सकता है कि दैट इंटेलिजेंस एंश्योर क्रिएटिविटी। हाँ, एक हद तक लिखा हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, इंटेलिजेंस एंश्योर्स के हम लोग बात नहीं करेंगे, बट कहते हैं क्रिएटिविटी आप किसी फॉर्म में दिखा सकते हो तो इंटेलिजेंट होना ज़रूरी। लाइक आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, भैया मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ से रिलेट कर देता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। जैसे मेरे फादर का जो है ना प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का काम है। तो अब प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का काम है तो मेडिसिन में हम लोग ज़्यादा हैं, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग्स में, और इसमें और भी जैसे बिस्किट रैपर्स हैं, नमकीन है, तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है। तो हमारा जो मेजर फार्मास्यूटिकल डिज़ाइनिंग का था, अब क्या होता था मेरे फादर मुझे भेज देते थे कि जा ये डिज़ाइन बनवा ला, ये डिज़ाइन बनवा ला। तो मैं काफ़ी लगभग 9th या 10th से ही मैं जो है ये छोटे छोटे काम करता रहता था, ठीक है, क्योंकि छुट्टियाँ बीच में पड़ जाती थी तभी, वरना स्कूल की पढ़ाई चल रही होती थी। तो अब मेरे को आज भी याद है, मैं देख के सीख गया, मैं देखता रहता था उनको, मैं सीख गया, मतलब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो मैं सीख गया, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं सीख गया। तो आई रिमेंबर मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मैंने बोला अपने फादर को आप कंप्यूटर दिलवाओ। कॉलेज की टाइम की बात है, कॉलेज शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा आफ्टरनून शिफ्ट होती थी कॉलेज की, तो मेरे पास सुबह अच्छा खासा टाइम होता था, और बिज़नेस में मैं हेल्प शुरू से ही कर रहा था फादर को। तो मैंने खुद ही डिज़ाइन बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे चीज़ें अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, मुझे वो कमांड्स,
मुझे वो स्पेशल फॉर्मेट जो वो बना रहा है उसकी इमेजिनेशन, अगर मैं इंटेलिजेंट नहीं होता, मुझे इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लग रहा होता, हाँ अगर नहीं होता तो शायद मैं वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाता। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग जो आप मेरे सेंटर पे भी देखोगे तो लाइक द बोर्ड जो सड़क पे लगा हुआ है, मेरा ऑफिस में एक लोटस सर्कल का वो लगा हुआ है, और इवन इनफैक्ट ऊपर भी लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन करी है। मेरा लोगो जो है अपना लोटस सर्कल का वो मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ डिज़ाइनिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि पहले तो बहुत करता था, अब तो नहीं आता, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, तभी मैं क्रिएटिव हो पाया, वरना नहीं हो पाता। या आई होप इट क्लैरिफाइज योर डाउट। यस सर। एनीवन एल्स? आराध्या, पलक, गुनगुन जी, दिशा जी? नो सर। ठीक है जी। पलक तुम्हें क्लियर है? तुमने भी अटेंड, सारा क्लियर है? ठीक है, थैंक यू पलक, थैंक यू, क्या बात, थैंक यू। चलो जी ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हम लोग 10 मिनट बाद मिलते हैं, 10-12 मिनट बाद, 5, 12, 13 पे कॉल करता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय सर, थैंक यू, थैंक यू।